हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। और जितने लेक्चर अभी तक हुए हैं दोस्तों, है ना, ये आज छठा लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे। तो जितने भी हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा कि लॉकडाउन है ना, है तो है, वो अपनी जगह पे रहने दीजिए। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम तो होना तय है। और मैं एक बात और आप लोग से कहना चाहूँगा कि जैसे ही स्कूल खुलेगा, स्कूल की टीचर में भगदड़ मचेगी। ये सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, वो सिलेबस कंप्लीट करवाने में, और बहुत रैंडमली, बहुत फास्ट तरीके से, बहुत शॉर्टकट आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में समझ में आएगा, कुछ बातें दिमाग से ऊपर हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि जो बच्चे जो है अभी तक, है ना, अगर सिंसियर नहीं हुए हैं तो एक एक कर लेक्चर आप देखिए, है ना, कि शायद मुझे 15 से 16 दिन हो रहा होगा सो दोस्तों, है ना। और ये शायद मेरा 39वां या 40वां वीडियोज़ होगा, है ना। तो सारे बच्चे आराम से, जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो आराम से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नहीं, बाकी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो एनी टाइम मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन वन सब्सटेंसेस react with another substances to form a single compound, then it is known as combination reaction। बात क्लियर है। जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन था सर A + B = C। नहीं, याद रखिएगा, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ना, ठीक है, ये एलिमेंट का एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है, या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन कर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक सबसे ज़बरदस्त एप्लीकेशन देखे थे क्विकलाइम का, ठीक है ना, और वहाँ से 2 रिएक्शन निकल कर आया था, ठीक है। नहीं तो आप देखे थे कि सिलिकलाइम का फॉर्मेशन किया था, जिसको हम लोग बोलते थे कौन सा, क्या चीज़ है ना, तो CaOH का होल ट्वाइस। और जब उसको सर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाए थे ना, ठीक है ना, तो वाइट वॉश में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं अपना पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, तो जितने तरह के क्वेश्चन, नए नए तरह के क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है ना, वो सारे पैटर्न से आपको रूबरू करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट, मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, कि आप लोग सही जगह पे आए हैं, ठीक है ना। आपकी तलाश यहीं पे आके ख़त्म हो चुकी है। बस आपको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स, ठीक है ना, कॉपी कलम लेके बैठिए और तुरंत उसको, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, आप उसको कोशिश कीजिए दोस्तों कि उसी दिन जो है वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देखकर एक नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और बस आप नोट्स पढ़ के जाइए, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स नोट से अगर बाहर आ गया दोस्तों, तब आप लोग के पास मेरा नंबर है, कभी भी आप फ़ोन कर हमको कह सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया और यहाँ से ये चीज़ नहीं आया, ठीक है। मैं कोई एंगल से आपको किसी भी सब्जेक्ट, जो भी मैं अगर हैंडल कर दिया ना, वहाँ से कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना, 10th का, ठीक है। तो आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और सीखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कंबसन ऑफ कोल। तो कंबसन ऑफ कोल जो होता है दोस्तों, नहीं, वो भी किसका एग्जांपल है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब कोल में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन। जलने के लिए तो चाहिए ना, कंबसन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन, तभी तो कोई चीज़ जलेगा। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। एक कार्बन देखिए यहाँ पे, ये एलिमेंट है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना दोस्तों, कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन यहाँ O2 फॉर्म में है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक फार्मूला हुआ ये, और बनाया क्या चीज़ आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा हम लोग कंबसन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वाटर बनाता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये भी सर आपका क्या है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट एलिमेंट का देख रहे हैं, यहाँ भी एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। हाइड्रोजन है ना गैस क्लोरीन गैस से कंबाइन करता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। चौथा है ये सर, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। अब देखिए आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन, तो जब आयरन जो होता है ना दोस्तों, है ना, अगर सल्फ़र, जो कि आप जानते हैं कि सल्फ़र येलो कलर का होता है ना, येलो कलर होता है नेचर में सल्फ़र का। और यहाँ जो आपका आयरन सल्फाइड बन रहा है ना, इसका भी कलर आप लोग नोट कर लें अच्छे से, ठीक है ना। तो ये ब्लैक कलर का होता है दोस्तों, ठीक है, ब्लैक कलर्ड, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि सर जब आयरन जो है सल्फ़र से कंबाइन करता है, लेकिन ये ऐसा ही रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हो एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, ये ट्रायंगल को हम लोग केमिस्ट्री में हीट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक आप आयरन और सल्फ़र को हीट नहीं करेंगे ना, जब तक आप इसको हीट नहीं देंगे, ये रिएक्शन कभी अपने जीवन में अपने आप कभी नहीं होगा। तो ये आपका बनाएगा आयरन सल्फाइड, जो कि एक ब्लैक कलर्ड था, ठीक है। पांचवा ये कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये देखिए एक कंपाउंड अमोनिया और ये हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड का कंपाउंड से देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्या बना रहा है दोस्तों? एक वाइट कलर का सॉलिड NH4Cl, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो जिनको अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो यहाँ लिख लिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़िए, छठा नंबर है आपका फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो जब आयरन क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है दोस्तों, तो फेरिक क्लोराइड बनाता है, और ये इसका कलर याद रखिएगा, ब्राउन कलर। मैं बार बार जोड़ क्यों दे रहा हूँ कलर पे? तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे केमिकल रिएक्शन से, वो डायरेक्ट नहीं आएंगे कंप्लीट द रिएक्शन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आपको इस तरह से एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक ना। क्वेश्चन पूछने का 2-3 तरीका है, 2-3 लैंग्वेज है। सबसे पहला, ठीक है ना, कि पूछेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, व्हाट हैपेंस, है ना, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। तो आप बोलेंगे सर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप क्या बोलेंगे? इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। आपको बस इतना ही लिखना है। और अगर कहेगा राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट, तो आपको फर्दर आपको केमिकल रिएक्शन को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा। तीसरा तरीका पूछेगा कि एक कंपाउंड A है और एक कंपाउंड B है, ठीक है ना, वो दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना। अगर सनलाइट होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर हीट कर रहा होगा तो हीट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। और एक कंपाउंड C बना रहा है, ठीक है ना, और उस कंपाउंड C का कलर बता देगा, ठीक है ना, कि है ना उसका कलर जो है ब्लैक कलर का बन रहा है या ब्राउन कलर का बन रहा है या वाइट सॉलिड बन रहा है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हम अमोनिया वाला रिएक्शन लेते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो अमोनिया कहेगा कि एक सब्सटेंस A है जो गैसियस फॉर्म में है, और एक सब्सटेंस B है वो भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना, लेकिन ये एसिड है, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैसियस फॉर्म में है लेकिन है एसिड ये, ठीक है ना, स्टीम के फॉर्म में। यहाँ पे अमोनिया है स्टीम के फॉर्म में, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है। तो वो आपको हिंट देगा, ठीक है ना, कि ये जो रिएक्टेंट साइड जो सब्सटेंस है उसका आपको हिंट देगा, और जो प्रोडक्ट साइड जो सब्सटेंस बना उसका भी आपको हिंट देगा। और आपको बस यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ देगा कि, है ना, नेम द कंपाउंड A, B and C रिस्पेक्टिवली। आप बात समझ रहे हैं ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन का अगर आप लेवल अगर आपसे बन रहा है ना, तो आप समझिए कि आपकी केमिकल रिएक्शन पे पकड़ आ चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन पे बाद में बात करेंगे। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, है ना, 6-7 एग्जाम्पल देखा, 7वां एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन NO2 गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग रेडिश ब्राउन कलर गैस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, तो टेक योर टाइम। इसके बाद हम लोग आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। आइए, दोस्तों, नेक्स्ट जो हमको टाइप पढ़ना है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
सबसे पहले ये जानेंगे कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आएगा व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप कैसे लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस splits into two or more simpler substances under a suitable conditions। ठीक है, तो आप देखिए, है ना, अभी आप पढ़ रहे हैं हमसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दरअसल दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इज़ अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट किए थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है ना, हीट करने के बाद डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब होना ब्रेक होना, टूट जाना, है ना, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये डेफिनेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप यहाँ पे अंडर सुटेबल कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? आप देख रहे होंगे कि सर जितने भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है ना, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ये जो रिएक्शन, जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, ये कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, कितना टेम्परेचर इसको चाहिए, समझ रहे हैं ना, किस, है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अंडर सुटेबल कंडीशन। आप समझ रहे हैं ना? ठीक। दूसरा बात कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसमें से अधिकांश, मोस्टली जो होते हैं सर, वो इंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। मतलब उसमें आपको हीट जनरली इवॉल्व दिखेगा, ठीक है ना। तो हीट से, लाइट से, एनर्जी, ये सब उसमें रिएक्शन में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इवोल्यूशन इसका दिखेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? अब आइए हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं और आपको अब दिखाते हैं कि जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल रिएक्शन से, वो कहाँ से पूछे जाते हैं और उसका लैंग्वेज क्या रहता है। अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बड़ा सिंपल था, तो उसमें उतना, है ना, चांसेस नहीं बनते हैं क्वेश्चन पूछने का, ठीक है ना, जितना कि आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बनेगा। तो इसमें 3-4 रिएक्शन ऐसे हैं कि जिसमें से एक आप हमसे गारंटी लिखवा लीजिए कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आइए पहले समझते हैं, ठीक है ना, एक एक कर कर। ये एग्जाम्पल है आपका, जो मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ इसको समझिए और इसी को आपको रटना है दोस्तों। जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, समझ जाइएगा कि वो आपके बोर्ड में डायरेक्ट आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, खासकर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। क्या कहा जा रहा है? ऑन हीटिंग अ फ्यू क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा, छोटा छोटा दाना, ईटा का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है ना, जिसको लोग रोड़ा, पत्थर, गिट्टी, जो कहना है कर लीजिए। ठीक है, तो उस तरह का छोटा छोटा क्रिस्टल, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये मेरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो किसका क्रिस्टल लेना है दोस्तों, है ना? तो फ्यू क्रिस्टल लेना है आपको फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट होता है दोस्तों FeSO4। तो ये क्रिस्टल लिए हैं हम लोग किसका? FeSO4 का। ठीक है ना। अच्छा सर, ये जो क्रिस्टल होता है ना FeSO4, इसका ओरिजिनली या इनिशियली इसका कलर जो होता है दोस्तों, वो ग्रीन कलर होता है। आप यहीं से पकड़िएगा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, कलर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो एक टेस्ट ट्यूब में, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए दोस्तों, FeSO4 रख लिए, उसका क्रिस्टल। अब उसको क्या करेंगे, एक बर्नर के ऊपर हम लोग, है ना, उसको रखकर उसके फ्लेम से उसको हीट करना शुरू करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, इनिशियली द क्रिस्टल चेंजेस टू अ डर्टी वाइट सॉलिड। तो आप देखेंगे शुरुआती दौर में जो होगा ना, ये जो क्रिस्टल था FeSO4 का, जो कि ग्रीन कलर था, जैसे ही हीट करेंगे ना, तो ये एक डर्टी वाइट कलर का सब्सटेंस बना देगा, एक सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा। एक्चुअली ये जो क्रिस्टल होते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है ना दोस्तों, वो होता है FeSO4.7H2O। ठीक है ना। जहाँ भी, जिस भी केमिकल कंपाउंड में अगर वाटर मॉलिक्यूल इनटू में डॉट करके लिखा हुआ है, तो उसको कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर का मिला हुआ है, मतलब वाटर उसमें है, वाटर की मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे आयरन सल्फेट इसको बोलेंगे, लेकिन अगर इसके आगे हम .7H2O लगाएंगे ना, तो अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोलेंगे। आप बात समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझते रहिएगा धीरे धीरे, ठीक है।
तो जनरली क्या हम बता रहे थे आपको कि एक डर्टी वाइट सॉलिड सब्सटेंस बनता है। एक्चुअली ये जो FeSO4 का जो क्रिस्टल होता है ना दोस्तों, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है FeSO4.7H2O, जो कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। और इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ग्रीन विट्रॉल आप कह दीजिए, ग्रीन विट्रॉल, है ना। और कलर इसका इनिशियली ग्रीन था, समझ गए। अपॉन हीटिंग, जब इस ग्रीन विट्रॉल को हीट किया गया ना, तो ये क्या करेगा, जितना भी इसका वाटर मॉलिक्यूल है ये लूज़ कर देगा, है ना। ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा दोस्तों, लूज़ कर देगा, और लूज़ कर कर एक डर्टी वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बना देगा। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्रीन विट्रॉल में से जो 7 मॉलिक्यूल था वाटर का वो निकल चुका है ना। तो यहाँ से वाटर पूरा का पूरा निकल गया। अब ये ड्राई, ठीक है ना, फेरस सल्फेट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इट इज़ एनहाइड्रस साल्ट। तो जिसमें जिस सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है ना, तो उसको एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे अब इसको, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों आप यहाँ तक। अब देखिए, है ना, एग्ज़ाम में आपको एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे डायरेक्ट, है ना, लेकिन मेरे को उम्मीद बहुत कम है कि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आपको क्या कहा जाएगा, आप मेरी लैंग्वेज को पकड़िएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोलूँगा तो आपको करवाऊँगा नहीं क्वेश्चन, आपको बाकायदा क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, एक से एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो करवाऊँगा। इनिशियली आप हमें को देख लीजिए कि मैं एकदम सूखा हुआ रहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों मैं पूरा भीगने लगता हूँ, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं फ़ैन ऑन नहीं कर सकता। अगर मैं फ़ैन ऑन करता हूँ तो माइक में पूरा फ़ैन का आवाज़ आ जाएगा और पूरा वीडियोस की क्वालिटी जो होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ, मैं आपके सामने क्या कह रहा हूँ दोस्तों, मेहनत कर रहा हूँ, है ना, पसीना बहा रहा हूँ। तो आप भी मेहनत कीजिए, है ना, तभी आपका जो है साइंस में 100 में 100 छुएगा और मैथ में भी 100 में 100 छुएगा, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों कि जिस लड़के को या लड़कियों को मैं पढ़ाया हूँ ना, उसका आप मैथ का पेपर देख लीजिएगा तो आपका 100 में 100, साइंस में 100 में 100 तक आया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेहनत करिएगा। जितना भी मैं करवा रहा हूँ इतना सुंदर तरीके से कोई नहीं करवाएगा दोस्तों, चाहे वो स्कूल में देख लीजिए चाहे कहीं भी आप पढ़ कर देख लीजिए, ठीक है ना, है ना। यूट्यूब पे दुनिया भर का वीडियो पड़ा हुआ है, सब लोग आके टाइम पास करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, व्यूज़ और ये और वो लेने के लिए। लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। अगर आपको अच्छी क्वालिटी लगेगी आप खुद लाइक करोगे दोस्तों, ठीक है ना, आप खुद कमेंट करोगे, है ना। तो वीडियो पे अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, अगर मैं इतना पसीना बहा रहा हूँ, इतना गर्मी में रह के भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो बस आप लोग के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों ना, तो आप देखिएगा 2 महीने के बाद जो है, ठीक है ना, जितना भी यूट्यूबर पहले से वीडियोस डाल रखे हैं ना, है ना, उन सब की क्वालिटी लो हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग पढ़ाते नहीं, बस टाइम पास करते हैं, बच्चे लोग को बरगलाते हैं, ठीक है ना, है ना। जितने भी हो गए, वेदांतु हो गए आपके, उसके बाद और भी कोई है, ठीक है, चलिए छोड़िए, वो लोग अपना अपना देखेंगे। आइए हम लोग अपनी बात करते हैं, है ना। किसी वेदांतु टीचर को देखिएगा ना तो इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, है ना, ये मैं लिखित कहता हूँ दोस्तों, है ना। बस आए, डेफिनेशन लिखवाए, 2-4 एग्जाम्पल दिए और चैप्टर ख़त्म, ठीक है, जैसा कि स्कूल में होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है ना, और उस सब्सटेंस दे देगा फेरस सल्फेट ना दे के ए, ठीक है ना। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस ए, ठीक है ना, इनिशियली ये एक क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, तो आपको हिंट देगा कि ये क्रिस्टल फॉर्म में है। वो सब्सटेंस ए किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में। आप बस ये वर्ड देखें ना, आप समझ जाइए, है ना, कि ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का किसका है, ग्रीन विट्रॉल वाला सवाल है। आप बात समझ रहे हैं ना। यहाँ से हिंट मिला आपको कि एक सब्सटेंस ए है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है इनिशियली, जब उसको हीट किया गया, ठीक है ना। और ये भी दे देगा कि वो सब्सटेंस ए जो है ना दोस्तों वो ग्रीन कलर का है, ये आपको दूसरा हिंट देगा, ठीक है ना। तो आप फिर से पकड़ लेंगे कि सर ये तो ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन से ग्रीन विट्रॉल को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। टेकन इन अ ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये सब लैंग्वेज लिखाएगा। ओवर अ फ्लेम ऑफ अ बर्नर
तब अब कहेगा क्या चीज़ कि बताइए कि जब उसको हम लोग रिएक्शन होगा तो एक सब्सटेंस बनाएगा बी, ठीक है ना, उस सब्सटेंस बी का नाम बताइए क्या है, उसका कलर बताइए कैसा है, ठीक है ना, और आपको बोलेगा जो सब्सटेंस बी बन रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज़ करेगा, है ना, कौन सा, एनहाइड्रस सोल्ट बना रहा है। तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि वो सब्सटेंस कौन है, फेरस सल्फेट है ना। उसका कलर कैसा है, तो डर्टी वाइट सॉलिड है। आप समझ रहे हैं ना कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या चीज़ कि इस तरह से एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा, इज़ नोन एज ग्रीन विट्रॉल। उस हाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम क्या था, ग्रीन विट्रॉल था। जैसे ही इसको हीट किए ना तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देता है और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मतलब क्या चीज़ कि अब उस फार्मूला में से वाटर निकल चुका, देख रहे हैं ना, प्लस से दिखा रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बार अपना समय लीजिए, इसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें इसके आगे भी कहानी है ना। टेक योर टाइम प्लीज़। हाय दोस्तों, देखिए अभी आपने क्या देखा था इससे पहले कि सर जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, जिसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल कहते थे, जब इसका हम लोग डिकम्पोजिशन करवाए, मतलब जब इसको हीट दिए इस रिएक्शन में, तो इससे जो है ना, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो लूज़ कर गए और लूज़ कर कर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनाया था, जो कि एक डर्टी वाइट सॉलिड था क्रिस्टल का, ठीक है ना। अब वो जो हमको मिला एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है ना, उसको अगर हम लोग फर्दर हीट करते हैं ना, द डर्टी वाइट सॉलिड विल डिकम्पोजेज टू गिव ब्राउन रेसिडेंस, मतलब ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलेगा। इसी ब्राउन रेसिडेंस, इसी को कहा गया है फेरिक ऑक्साइड को, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, साथ साथ में इस ब्राउन फेरिक ऑक्साइड के साथ वेपर बनता है गैसेस का, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का, ठीक है ना। और एक बात और रखिएगा याद कि जब ये रिएक्शन होता है ना दोस्तों, तो ये नाक को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये नाक बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी पंजेंट स्मेल, बहुत हार्ड स्मेल होता है और एक सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है, जिसके कारण कई लोग अगर ये रिएक्शन करवाते हैं लेबोरेटरी में ना, तो वो उल्टी कर देते हैं अगर वो मास्क नहीं लगाए रखते हैं। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो एक रोटिन एग की तरह इसका स्मेल, जो नाकों को बहुत तेज़, बहुत हार्ड स्मेल होता है, जो नाक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपने देखा कि सर सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़े क्या, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है, मतलब ब्रेक कर जाता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। जब ये रिएक्शन होता है तो जनरली जितने भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो नेचर में इंडोथर्मिक होते हैं, जिसमें हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, इवॉल्व होता है, उसमें रिलीज नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत। जितने भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे उसमें या तो लाइट एनर्जी या तो हीट एनर्जी, ये सब आपको देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। दूसरा बात कि हमने देखा कि सर जब हम लोग, है ना, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, जिसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, FeSO4.7H2O, जब इसको सर एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेकर जब इसको हम लोग हीट किए ना बर्नर के हेल्प से, तो ये जो क्रिस्टल जो था वो कैसा कलर हो गया था दोस्तों, आप देखे थे कैसा कलर हो गया था, ब्राउन कलर का, है ना। किस तरह का हुआ था, ब्राउन कलर का क्रिस्टल बना था फेरस सल्फेट का, जो कि एक एनहाइड्रस सब्सटेंसेस है। एनहाइड्रस सब्सटेंस किसको कहेंगे, जिससे वाटर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा निकल गया और ड्राई जो हमारा सॉल्ट बचा, उसी ड्राई सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। अब ये हमारा जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिला, इसको अगर हम लोग फर्दर हीट करेंगे ना, तो होगा क्या चीज़ कि ये ब्रेक कर जाएगा, किसमें, तो आप देखें फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है, और ये जो फेरस सल्फेट एनहाइड्रस था वो उसका कलर इनिशियली डर्टी वाइट था, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर होता है ब्राउन। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा
कि सर वेपर्स बनते हैं गैसेस का, और इसी का स्मेल बहुत गंदा होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का, जिसके कारण एक बहुत पंजेंट, बहुत तेज़ और बहुत गंदा स्मेल, रोटेन एग की तरह स्मेल आता है जो नाकों को बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए जब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग लेबोरेटरी में करते थे ना, तो हम लोग मास्क लगा के किया करते थे अपने साइंस कॉलेज में, समझ रहे हैं ना, पटना के साइंस कॉलेज में। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है दोस्तों, और वहाँ वाकई में यही एक पटना के कॉलेज है जहाँ पे अच्छे प्रॉपर तरीके से हायर एजुकेशन में पढ़ाई होती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आगे देखिए कि अब सर आप हमको ये बताइए कि ठीक है ना, यहाँ पे आप हीट दे के ना इसका डिकम्पोजिशन करवाएं, तो जो तमाम रिएक्शन जिसमें आप हीट दे के उसको 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं ना, तो वैसे रिएक्शन का एक और नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत सारा आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें से एक अभी आया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही करवाते हैं, लेकिन कैसे, बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, बाय गिविंग हीट एनर्जी। बात समझ रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस केस में आप बात समझ रहे हैं ना। अब बोलेंगे सर कि सर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आपको क्या बोलेगा कि एक डर्टी वाइट कलर का सॉलिड सबस्टांस ए था। अब आप डर्टी वाइट देख के ही समझ जाइए, ठीक है ना, कि वो सबस्टांस ए का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे तुरंत FeSO4 फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है ना। जब सर इस पर हम लोग हीट दिए तो एक सबस्टांस बना बी, जिसका कलर क्या है वो बताइए। तो अगर सबस्टांस बी बन रहा है तो कलर आपको याद होना चाहिए कि डर्टी वाइट को जब फर्दर हीट करते थे तो ब्राउन कलर बनता था, और वो कंपाउंड नाम पूछ देगा कि बी क्या बना, तो आप क्या बोलेंगे कि सर फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, Fe2O3। अच्छा सर, इसके साथ साथ 2 गैसेस भी बनते हैं वेपर के फॉर्म में, वो गैसेस में पूछ देगा कि C क्या था, D क्या था। तो C था आपका SO2 और D क्या था आपका SO3। आप समझ रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत है। तो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप हीट एनर्जी दे के उसको ब्रेक कर रहे हैं ना 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में, तो ऐसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना, अंडरस्टूड इट। ओके, सो टेक योर टाइम प्लीज। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है दोस्तों, है ना। तो डिकम्पोजिशन पढ़ना है अब हम लोग को लीड नाइट्रेट का। तो अगर आप लोग, है ना, पहले लेक्चर से मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं और जो लड़के या लड़कियां ये पहली बार मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं ना, तो उनसे अनुरोध रिक्वेस्ट है कि वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख के, पार्ट 5 देख के ही पार्ट 6 पे आएँ। तो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, वो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब कुछ देखें। और उससे भी पहले मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में, है ना, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है 8 लेक्चर में, आप उसको भी देखें, ठीक है ना। तो लीड नाइट्रेट जो होता है दोस्तों, हम फॉर्मूला जानते हैं कि सर इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, यही ना होता है, PbNO3 का होल 2 कहते हैं इसको। तो देखिए यही है आपका लीड नाइट्रेट, PbNO3 का होल 2, है ना, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसी का डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, कब, जब इसको हीट कर रहे हैं। तो पहले आइए, होता है क्या चीज़, मान लीजिए कि आप एक टेस्ट ट्यूब बना रहे हैं, है ना, ये इस तरह का एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, है ना। हाँ, अब इसमें क्रिस्टल लिया गया, ठीक है ना दोस्तों, किसका क्रिस्टल लिया गया, तो हम कहेंगे सर ये क्रिस्टल है PbNO3 का होल ट्वाइस, लीड नाइट्रेट का क्रिस्टल लिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको ऊपर में मार्क कर देते हैं कि ये जो क्रिस्टल है ये PbNO3 का होल ट्वाइस मतलब कि लीड नाइट्रेट है, ठीक है ना, समझे। क्रिस्टल लिया गया, क्रिस्टल्स ऑफ लीड नाइट्रेट। अब एक क्या लाए हम लोग, एक फ्लेम ले आते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह का एक फ्लेम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इस तरह का एक फ्लेम लिया गया और यहाँ से इसको इस तरह से आप, है ना, हीट करना शुरू करेंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक है ना टोंग की मदद से दोस्तों, है ना, टोंग की मदद से हम इसको पकड़ लेंगे अपने हाथों से। ठीक है, ये मान लीजिए कि उंगली है, फिंगर से इसको ग्रैप्स कर लेंगे कुछ ऐसे। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये हीट होगा क्रिस्टल ना, तो यहाँ से इवोल्यूशन होगा गैसेस का और यहाँ से गैस बाहर निकलना शुरू होगा। ठीक है ना। अब ये जो गैस बाहर निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पे दो तरह का गैस निकल कर आता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड साथ साथ में आपको ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगा। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसी की वजह से, ठीक है ना, फिर से बहुत ख़राब स्मेल देखने को सुनने स्मेल आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे पंजेंट स्मेल, जो नाकों को बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग को डिकम्पोजिशन पढ़ना था लीड नाइट्रेट का, मैंने डायग्राम बना दिया है, आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आएगा। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप याद रखिएगा कि ये कैसा होता है दोस्तों, तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है लीड नाइट्रेट, एकदम वाइट कलर का होगा। ठीक है, तो इसका भी कलर आप याद रखिएगा लीड नाइट्रेट का। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया गया है ना, इस तरह से ड्राई टेस्ट ट्यूब में क्रिस्टल ले लिए, ये वाइट कलर का क्रिस्टल है। अब देखिए होगा क्या चाहिए कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विथ पंजेंट स्मेल, है ना, आर इवॉल्व। तो आप ये देख रहे हैं ना लीड ऑक्साइड, तो इस लीड ऑक्साइड का ही कलर बोला जा रहा है दोस्तों, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा जो लीड ऑक्साइड बनता है PbO, है ना, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है ना। और साथ साथ में आपको फ्यूम्स निकलेगा, गैसेस के फ्यूम्स निकलेंगे, धुआं निकलेगा, जो कि काफ़ी स्मेल इसका ख़राब होगा। और ये स्मेल किसकी वजह से ख़राब होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑन एनालिसिस, जब हम लोग इसको एनालिसिस किए, है ना, ऑब्जर्व किए, तो पता चला दीज आर फाउंड टू बी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये पंजेंट स्मेल किसकी वजह से आ रहा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा था। ठीक है ना। अलॉन्ग विथ दैट, इसके साथ साथ, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपका एक और गैस बन रहा है। कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होता है इस रिएक्शन में। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस एक्सपेरिमेंट को फिर से अब बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा वो देखिए। आपको दे देगा कि एक कंपाउंड A है जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे ही वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला तो आप समझ जाएंगे क्या है, ये लीड नाइट्रेट है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। पहला हिंट देगा वो क्वेश्चन में कि एक सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है ना, A, जो कि किस फॉर्म में है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में है। ऑन डिकम्पोजिशन, है ना, इट गिव्स कंपाउंड B अलॉन्ग विथ 2 अदर गैसेज C एंड D। तो आप बताइए वो कंपाउंड A क्या था, वो कंपाउंड B क्या था, वो कंपाउंड C क्या था, वो कंपाउंड D क्या था। तो आप A बोल देंगे सर, A तो हमारा लीड नाइट्रेट था। ठीक है ना। आपके बारे में अब पूछेगा कि कंपाउंड B क्या था, तो आप देख रहे हैं कि लीड ऑक्साइड PbO। ठीक है, जिसका कैसा कलर होगा, अगर कलर पूछेगा तो आपको ये भी दे देगा कि जो कंपाउंड बन रहा है मेन कंपाउंड, उसका कलर है रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन आया तो आप समझ जाइएगा कि वो लीड ऑक्साइड है। और बताएगा कि इस रिएक्शन के दौरान एक पंजेंट स्मेल आता है गैस का, वो गैस का नाम बताइए। तो आपका गैस का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास में दोस्तों हम इससे आगे की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। और अगर दोस्तों वाकई में आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना भूलिएगा नहीं। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।